સિવિલ સર્વિસ ડેની ઉજવણીમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી પહોંચ્યા છે અને ત્યાં તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીધા જઈએ ત્યાં. और जिस संकल्प के लिए हमें प्रेरित किया, हमें उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है, हमें फिर से खुद को उसके लिए वचनबद्ध करना है और यहीं से कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलना है. हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. और 3 ही होता नहीं है, बाकी और कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 को आज समावित करना चाहता हूं. पहला लक्ष्य है कि आखिरकार हम देश में जो भी व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो भी बजट खर्च करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, किसके लिए है जी? ये सब क्यों है? ये मेहनत किस बात के लिए है? ये तामझाम किस बात के लिए है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो. देश के सामान्य नागरिकों अपनी सामान्य जिंदगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दोजहद न करनी पड़े, सहज रूप से सब उपलब्ध हो. ये लक्ष्य सदा सर्वदा हमारे सामने होना चाहिए. हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवीय के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने, उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक स्वाभाविक वातावरण पैदा करना ये व्यवस्था का जिम्मा है जिसका नेतृत्व हम सबके पास है. हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धि की यात्रा में सपना संकल्प बन जाए. बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो. और इसलिए सपना संकल्प बने, संकल्प सिद्धि बने, इस पूरी यात्रा वहां जहां भी जरूरत हो हम एक साथी की तरह, एक कलीग की तरह उसके साथ हो, उसके हैंड होल्डिंग करें. ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाए वो हमें जरूर करना चाहिए. अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं. हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है. आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है. भारत दुनिया में शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अगर दुनिया की गतिविधियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो हमें कहां जाना है और हमें शीर्ष स्थान पर जाना है तो हमारी राह कौन सी होगी, हमारे क्षेत्र कौन से होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई करके और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा. हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल है वो हमें इसी संकल्प के साथ विकसित करने हैं. हमें कोशिश ये भी करनी है कि उनमें नवीनता आती रहे, उनमें आधुनिकता आती रहे. हम पिछली शताब्दी की सोच, पिछली शताब्दी के नीति नियमों से अगली शताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते हैं. और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा. बदलते हुए विश्व और तेज गति से बदलते हुए विश्व में हम
पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडता के लिए रुकावट बनने वाला है, तो मैं कोई बीज तो नहीं बोल रहा हूं। आज तो अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, लेकिन श्रेयस्कर न हो। और महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय की बात लगातार करते थे। हम उस बात की ओर आग्रही बने। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ वो तोड़ता नहीं, इतना इनफ नहीं है, वो मजबूती देता है कि नहीं देता है। और विविधता भरे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही रहना पड़ेगा, और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेगी। और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, भविष्य में भी कहता रहूंगा, हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। हमें जहां पहुंचना है, लोकतंत्र में शासन व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो सकती है, और वो भी लोकतंत्र में आवश्यक भी है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके केंद्र में देश की एकता और अखंडता और निरंतर भारत की एकता को मजबूत करने के मंत्र को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, राज्य लेवल पे काम करते हो, या भारत सरकार में काम करते हो, क्या इसका कोई सर्कुलर निकलेगा क्या कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से क्या क्या मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए उठाना है, उसमें से कौन सी चीजें लागू करनी है। इस ओलंपिक के बाद देश के अंदर खेल कूद के प्रति जो जागरूकता आई है, उसको मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी खिलाड़ी तैयार हो, ये नेतृत्व तो कौन देगा? क्या सर खेलकूद विभाग देगा कि पूरी टीम की जिम्मेवारी होगी? अब अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं, तो क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल इंडिया के लिए मैं कुछ टीम बन करके सोच रहा हूं क्या? आज मार्गदर्शन करने के लिए कुछ करना पड़े ऐसी जरूरत है ही नहीं। अब जैसे आज यहां 2 कॉफी टेबल बुक का लॉन्चिंग हुआ, लेकिन इस बात को न भूलें कि ये कॉफी टेबल बुक हार्ड कॉपी नहीं है, ई कॉपी है। क्या मैं भी मेरे जिले में, मेरे राज्य में ये हार्ड कॉपी के चक्कर से बाहर निकलूंगा क्या? वरना मैं भी बड़े बड़े छप्पे बना दूंगा और बाद में कोई लेने वाला नहीं निकलता है। हम बनाएं। अगर आज हमें देखने को मिला है कि भाई यहां ई कॉफी टेबल बुक बनाए, तो बेटा हम भी आदत डालें कि हम भी जरूरत पड़ेगी हम भी ई कॉफी टेबल बुक बनाएंगे। यानी ये चीजों को परकोलेट करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, उसको अलग से कहना ना पड़े। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज डिस्ट्रिक्ट को गाइड करने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत पड़े,
ऐसी जरूरत नहीं है। सारी चीजें आज अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट में किसी एक चीज में पूरा जिला अगर उठ करके खड़ा हो जाता है, अचीव कर लेता है, तो बाकी चीजों पर पॉजिटिव इंपैक्ट अपने आप आना शुरू कर जाता है। साथियों, भारत की महान संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारा देश, और मैं बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है। हमारा देश राज सिंहासनों की बपोती नहीं रहा है, न ही राज सिंहासनों से यह देश बना है। यह देश सदियों से, हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है, वो जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है, और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, हमें जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ के फोड़ के उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है, समयानुकूल परिवर्तन करने वाले लोग हैं। दुनिया में, मैं एक दिन, बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी बातें हो रही थी। तब तो मैं राजनीति में, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, मैं कोने में एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन किसी कारण से मेरा कुछ विशेष संबंध रहता था, तो वहां मेरे से चर्चा चली। मैंने कहा, दुनिया के अंदर कोई भी समाज, आस्तिक हो नास्तिक हो, इस धर्म को मानता है उस धर्म को मानता हो, लेकिन मृत्यु के बाद की उसकी जो मान्यताएं हैं उसके विषय में वो ज्यादा बदलाव करने का साहस नहीं करता है। वो वैज्ञानिक है नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है, समय रहते उसको छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, उसमें वो साहस नहीं करता है। वो मृत्यु के बाद की जो सोच बनी हुई, परंपरा बनी, उसे जकड़ के रखता है। मैंने कहा, हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर, तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता 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 इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। विश्व का कितना ही आधुनिक समाज हो, मृत्यु के बाद उसकी जो धारणा है उसको बदलने का सामर्थ्य नहीं होता है। हम उस समाज के लोग हैं, इस धरती की एक ताकत है कि हम मृत्यु के बाद की व्यवस्थाओं में भी अगर आधुनिकता की जरूरत पड़ी तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह देश नित्य नूतन, नित्य परिवर्तनशील, नवीन को स्वीकारने के सामर्थ्य वाली एक समाज व्यवस्था का परिणाम है कि आज उस महान परंपरा को गति देना हमारे जिम्मे है। क्या हम उसे गति देने का काम कर रहे हैं? क्या फाइल को ही गति देने से जिंदगी बदलती नहीं है साथियों। हमने उस एक सामाजिक व्यवस्था के तहत शासन व्यवस्था का एक सामर्थ्य होता है, तब मुझे पूरे समाज जीवन का नेतृत्व देना मेरा दायित्व बन जाता है। और वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं होता है, हर क्षेत्र में बैठे हुए सिविल सर्विस के मेरे साथियों को लीडरशिप देनी होगी और समाज में परिवर्तन के लिए अगुवाई करने का काम के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, और तब जाकर के हम परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। और परिवर्तन लाने का सामर्थ्य आज देश में है, और सिर्फ हम ही विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। अब जैसे हम नियमों और कानूनों के बंधन में ऐसे जकड़ जाते हैं, कहीं ऐसा कर करके जो सामने जो एक नया वर्ग तैयार हुआ है, जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, क्या हम उसके साहस को,
उसके सामर्थ्य को, हमारे ये नियमों की जंजाल उसे जकड़ तो नहीं रही है ना, उसके सामर्थ्य पर प्रभावित तो नहीं कर रही है ना। अगर ये कर रही है तो मैं शायद समय के साथ चलने का सामर्थ्य खो चुका हूं। मैं उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप के कदम सही दिशा में सही सामर्थ्य के साथ चला सकूं, वो शायद मैं खो चुका हूं। अगर मैं इससे बाहर निकलता हूं तो मैं स्थितियों को बदल सकता हूं। और हमारे देश में आज भी देखा होगा, अभी आईटी सेक्टर दुनिया में भारत की जो एक छवि बनाने में अगर किसी ने शुरुआती रोल किया है तो हमारे आईटी सेक्टर के 20, 22, 25 साल के नौजवानों ने किया है। लेकिन अगर मान लीजिए हम ही लोगों ने उसमें अड़ंगे डाल दिए होते, कानून नियम में उसको जकड़ दिया होता, तो न मेरा आईटी सेक्टर इतना फला फूला होता, न ही दुनिया के अंदर उसका डंका बजा होता। दोस्तों, हम न थे तो वो आगे भी बढ़ पाए। तो कभी कभी हमें भी तो सोचना चाहिए कि दूर रह करके, ताली बजा करके, प्रोत्साहित करके भी दुनिया को बदला जा सकता है। आज हम गर्व कर सकते हैं स्टार्टअप्स के विषय में। 2022 अभी तो पहला क्वार्टर अभी पूरा हुआ है। 2022 के पहले क्वार्टर में 3 महीने के छोटे कालखंड के अंदर मेरे देश के नौजवानों ने स्टार्टअप की दुनिया में 14 यूनिकॉर्न की जगह प्राप्त कर ली। मित्रों, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 14 यूनिकॉर्न सिर्फ 3 महीने के भीतर भीतर मेरा देश का नौजवान उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, हमारी क्या भूमिका है? कभी कभी तो हमें जानकारियां भी नहीं होती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नौजवान था और टियर 2 सिटी के कोने में बैठा हुआ काम कर रहा था। अब अखबार में आया तो पता चला, अरे वो तो यहां पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शासन व्यवस्था के बाहर भी समाज के सामर्थ्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। क्या मैं उसके लिए पोषक हूं कि नहीं हूं? मैं उसको प्रोत्साहित करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं उसे रिकॉग्नाइज करता हूं कि नहीं करता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं भी तूने कर लिया जो कर लिया, लेकिन पहले क्यों नहीं मिले थे? सरकार पर क्यों नहीं आए थे? अरे नहीं आया वही तो है, आपका टाइम खराब नहीं किया, लेकिन आपको बहुत कुछ दे रहा है, आप उसका गौरवगान कीजिए। साथियों, मैंने 2 चीजों का ही उल्लेख किया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इवन कृषि क्षेत्र में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। शायद उनकी संख्या कम होगी, मेरी बारीक दृष्टि में, मेरी नजर में वो कहीं स्थिर हुआ है क्या? अगर साथियों हम अगर इन चीजों को करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी मैंने देखा है कि सेफ खेलना ज्यादातर लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अरे छोड़ो यार, चलो भाई, हमें कहां कितने दिन रहना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 2 साल 3 साल बहुत हो गया, चले जाएंगे आगे। हुआ क्या? मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जब एक एश्योर्ड व्यवस्था मिल जाती है, जीवन की सिक्योरिटी पक्की हो जाती है, तो कभी कभी स्पर्धा का भाव नहीं रहता है। लगता है अब तो यार सब कुछ है, चलो नए संकट कहां मोड़ ले, जिंदगी तो चली जाने वाली है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं कहीं मौका तो मिलना ही मिलना है उनको, हमें क्या करना है। और उसमें से खुद के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। व्यवस्था छोड़ो, खुद के लिए भी उदासीन हो जाते हैं। ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है दोस्तों। स्वयं के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। जी भर के जीने का आनंद लेना चाहिए और कुछ कर करके गुजरने का, हर पल का हिसाब लेते रहना चाहिए, तब जाकर के जिंदगी जीने का मजा आता है। बीते हुए पल में मैंने क्या पाया, बीते हुए पल में मैंने क्या दिया, इसका लेखा जोखा करने का अगर स्वभाव नहीं है तो जिंदगी धीरे धीरे खुद को ही खुद से उदास कर देती है और फिर जीने का
जीने का वो जज्बा ही नहीं रहता है दोस्तों। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक सितार वादक और एक टाइपिस्ट, दोनों का फर्क देखा है क्या? एक कंप्यूटर ऑपरेटर उंगली को ही खेल करता है, लेकिन 45-50 की उम्र पहुंचते हुए कभी मिलोगे तो बड़ी मुश्किल से ऊपर देखता है। एक दो बार बोलो तो सुनता भी नहीं है। बड़े आग्रह से कहो, हाँ साहब क्या था? आधा मरी हुई जिंदगी जी रहा है वो। जिंदगी बोझ बन गई है। करता तो उंगली का ही काम है, टाइपराइटर पे उंगली ही घुमाता है। और दूसरी तरफ एक सितार वादक, वो भी तो उंगली का खेल करता है, लेकिन उसको 80 साल की उम्र में मिलिए, चेहरे पर चेतना नजर आती है, जिंदगी भरी हुई नजर आती है, सपनों से जीने वाला इंसान नजर आता है। दोस्तों, उंगली के ही खेल दोनों ने गुजारे हैं, लेकिन ये चलते चलते मरता चला जाता है, दूसरा चलते चलते जीता चला जाता है। क्या ये बदलाव जिंदगी को भीतर से जीने का संकल्प हमारा होता है क्या? तब जाकर के जिंदगी बदली जाती है दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूं